चैप्टर 2 बात बांग्लादेश करते हैं। बांग्लादेश की सियासत में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। 20 साल बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो खालिदा जिया की पार्टी है, उसकी सरकार बनी है। 2008 से 2024 तक वहाँ शेख हसीना की अवामी लीग सत्ता में थी और जब से शेख हसीना वहाँ से गईं, अगस्त 2024 आपको याद है, यूनुस ने सत्ता संभाली, इंटरिम गवर्नमेंट की कमान उनको दी गई और तब से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हुए, हत्याएं हुई। उन हत्याओं से, उस कोहराम से, उस खून खराबे से बांग्लादेश और हिंदुस्तान के रिश्ते भी खराब हुए और आज भी वो तने हुए हैं। मंदिर तोड़े गए, घर फूंके गए, बलात्कार हुआ, हत्याएं हुई और वो हिंदुओं की ज़्यादा हुई और कुछ शेख हसीना के समर्थकों की, नेताओं की भी हुई। जो वहाँ जमात इस्लामी है, उस जमात इस्लामी ने ज़्यादा उत्पात मचाया। अब जब बीएनपी की सरकार वहाँ आ रही है, आंकड़े यही बता रहे हैं कि बांग्लादेश में यूनुस की हुकूमत गई, वो मोहम्मद यूनुस जो अगस्त 2024 से लेकर के आज तक लगातार बांग्लादेश के भीतर में हालात ख़राब करता रहा। वहाँ उथल पुथल, अत्याचार, दुराचार, कदाचार, व्यभिचार सब कुछ होता रहा। व्यवस्था पूरी तरीके से उसकी चूलें हिल गईं। इस आदमी ने अर्थशास्त्री होने के बाद भी बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने या बेहतरी के बारे में तनिक भी सोचने की कोई जहमत नहीं उठाई। वो आदमी जा रहा है। 80 साल से ऊपर का आदमी जिस तरीके से सत्ता से चिपक करके बांग्लादेश को उसने तबाह कर दिया, उसका जाना अब तय है। लेकिन बांग्लादेश जिस मोड़ पर खड़ा है, वहाँ नई सरकार के लिए चुनौतियाँ कई हैं, सवाल संगीन कई हैं। अब ये हालात कितना सुधरेंगे, ये लाजमी आने वाला समय बताएगा। लेकिन बांग्लादेश में जो बीएनपी है, उसके अध्यक्ष यानी कि खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान, उनका प्रधानमंत्री बनना तय है। तारिक रहमान के सामने जो चुनौतियां हैं, वह मैं आपके सामने अब रख रहा हूं। जमात यानी जमात इस्लामी की हार के बावजूद, आपको पता है कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी और एनसीपी, जो उपद्रव करने वाले स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने बगावत की थी अगस्त 2024 में, जिनके चलते शेख हसीना को अपनी सत्ता छोड़ करके भागना पड़ा था, उनकी पार्टी है एनसीपी और जमात। इस तरह की 11 पार्टियों का एक गठबंधन बनाम बीएनपी। तो बीएनपी को वहां की 300 सीटों में से 299 चुनाव हुए थे। अभी तक 212 सीटें, जब मैं आप बात कर रहे हैं, 212 सीटें उसको मिली हुई हैं। 1-2 सीटों की गिनती बाकी है। लेकिन जो बांग्लादेश में तनाव है, वो तनाव का कारण क्या है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले अब मैं आपको इस वॉल पे बांग्लादेश चुनाव के नतीजों को दिखाता हूं, जिनका जिक्र मैं अभी कर रहा था। तो अब आंकड़े आप देखिएगा, और ये आंकड़े बांग्लादेश में अभी जो चुनाव संपन्न हुए हैं, राष्ट्रीय चुनाव, नेशनल चुनाव, वहां के संसद के चुनाव, बीएनपी गठबंधन 212 सीटें जीत चुका है और जमात गठबंधन 77 सीटों पर है। और उन 77 सीटों में 80% से ज़्यादा सीटें जमात इस्लामी की हैं और अन्य के हिस्से में 8 सीटें गई हैं। तो आप देखिए, तो बीएनपी और बीएनपी के नेता तारिक रहमान की अगुवाई वाला गठबंधन 212, 150 का बहुमत होता है बांग्लादेश की संसद में, क्योंकि 300 सीटें हैं, 299 पे चुनाव हुए हैं, तो 149 भी 150 मानकर चलिए, लेकिन सीटें मिली हैं 212, तो प्रचंड बहुमत है तारिक। और यह बीएनपी अलायंस को प्रचंड बहुमत है। जमात जो है वो 77 सीटों पर है। लेकिन हिंदुस्तान, खास करके पश्चिम बंगाल की सीमा से लगते हुए जो बांग्लादेश के इलाके हैं, गौर से सुनिएगा, पश्चिम बंगाल जो भारत का एक बड़ा राज्य है जहां चुनाव होने जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल से लगते हुए इलाके जो बांग्लादेश के हैं, उन इलाकों में जीत जमात की हुई है। और यह जमात इस्लामी जो भारत विरोधी लगातार रहा है, यह जमात इस्लामी जब बांग्लादेश बन रहा था, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान की फौज के अत्याचार और जुल्म से कराह रहा था, जब भारत की सेना घुस करके उस पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना गई, उस पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के बनने के खिलाफ जमात इस्लामी था। वो जमात इस्लामी इस बार चुनाव में था, भारत विरोधी है। और आप यहाँ देखिएगा कि कैसे वो पश्चिम बंगाल से लगने वाले जितने इलाके हैं, 77 सीटें उसकी जो है, ये आप देखेंगे तो भारत से जो सरहदी इलाका लगता है, ये पूरा
ये हमारा वेस्ट बंगाल है और वेस्ट बंगाल से लगते हुए जो इलाके हैं यहाँ जमात जीती है। यानी कि भारत विरोधी जो उसका पूरा बयान था, उसका रवैया था, या फिर एनसीपी का जो उसके छात्र नेता थे उनका वो बयान जहरीले थे, भारत विरोधी थे। भारत के प्रधानमंत्री तक को उसमें चुनौती दी जा रही थी और उनके बारे में भला बुरा कहा जा रहा था। तो यहाँ इस पूरे इलाके में जमाते इस्लामी ने अपनी पकड़ बनाई और कारण यही है कि जमाते इस्लामी के जितने भी नेता रहे हैं उन्होंने भारत विरोधी बयान दिए। और सर्दी इलाकों में चूँकि भारत से बांग्लादेश का बहुत संबंध है, यहाँ के लोग इधर उधर आते जाते रहते हैं, इसलिए यहाँ उसका असर ज़्यादा पड़ा है। फिर भी ये स्थिति आपने देखी बांग्लादेश के भीतर। अब शेख हसीना की सरकार गिराने वाले जो स्टूडेंट्स थे, नेशनल सर्जन पार्टी एनसीपी, उन लोगों को बांग्लादेश की जनता ने नकार दिया है। अगर गठबंधन आप देखें तो ज़्यादातर सीटें जमाते इस्लामी गठबंधन में वो एनसीपी हैं, जमाते इस्लामी को मिली है और बीएनपी की एक तरफा जीत है, प्रचंड जीत है। अब इस प्रचंड जीत के 3 बड़े कारण हैं। पहला ये है कि शेख हसीना की पार्टी यानी कि अवामी लीग के जितने भी लोग थे वो नहीं चाहते थे कि मोहम्मद यूनुस रहे और जमाते इस्लामी के लोग आएँ। भारत विरोधी, हिंदू विरोधी जो जमाते इस्लामी थी और एनसीपी छात्रों का जो पूरा वो आंदोलन था उसको वहाँ की जनता ने रद्द किया। तो शेख हसीना की अवामी लीग की पार्टी के जितने वोटर थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने बीएनपी को वोट किया, शिफ्ट हो गए। बीएनपी को अवामी लीग के गढ़ रहे गोपालगंज के अलावा खुलना, सिलहट, चिटगांव और ठाकुरगंज में जीत हासिल हुई। जमात का अतीत आड़े आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों को ये याद रहा कि उसने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान विरोध किया था, पाकिस्तान का उसने समर्थन किया था। जमात इस दाग को इस बार नहीं धो पाई। स्टूडेंट्स की जो नेशनल सर्जन पार्टी है एनसीपी, उसको आपसी फूट और जमात से गठबंधन करना भारी पड़ा। उन्हें लोगों ने पूरी तरीके से रद्द कर दिया। तारिक रहमान की अगुवाई में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसलिए बीएनपी का अपना जो काडर था और शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का जो मतदाता था, दोनों ने लामबंद होकर के बीएनपी के उम्मीदवारों के लिए वोट किया। इसलिए प्रचंड जीत आपको दिखाई पड़ रही है। अब सवाल यह है कि तारिक रहमान की राह आसान है, उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि जनादेश बहुत भारी है, लोगों की उम्मीदें उनके कंधों पर बहुत अधिक है, अराजक माहौल है, आर्थिक मोर्चे पर महंगाई, बेरोजगारी और जो इन्वेस्टमेंट है उसकी सुस्ती है। और ये सारे चैलेंजेस नई सरकार के सामने बड़े हैं। इसके अलावा छात्र आंदोलन की पृष्ठभूमि अभी पूरी तरीके से शांत भी नहीं पड़ी है। जनता बदलाव चाहती है, लेकिन स्थिरता भी। इन सब के बीच भारत से खराब रिश्ते और चीन पाकिस्तान की तरफ यूनुस के हद से ज़्यादा झुकाव के फैसले को किस तरह से लिया जा रहा है, यह आप इस जनादेश के जरिए समझ सकते हैं। लाजमी है कि इस जनादेश के माध्यम से जो कुछ भी नई सरकार से कहा जा रहा है, उसमें इन सब बातों को जो यूनुस ने कहीं या ली, उनके रद्दोबदल का आदेश है। बांग्लादेश में आम चुनाव में प्रचंड जीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएनपी नेता खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान, जो कि प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, उनसे बातचीत की और उनको बधाई दी। इस बातचीत के बाद प्रधानमंत्री ने अपने एक्स पर पोस्ट लिखा और लिखा कि मिस्टर तारिक रहमान से बात करते हुए बहुत खुशी हुई। मैंने उन्हें बांग्लादेश चुनाव में शानदार जीत के लिए बधाई दी। मैंने बांग्लादेश के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की उनकी कोशिश के लिए अपनी शुभकामनाएं और सपोर्ट यानी कि समर्थन दिया। दो करीबी पड़ोसियों के तौर पर, जिनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते बहुत गहरे हैं, मैंने दोनों देशों के लोगों की शांति, तरक्की और खुशहाली के लिए भारत के लगातार कमिटमेंट को फिर से पक्का किया। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के होने वाले प्रधानमंत्री तारिक रहमान से बातचीत के बाद पोस्ट किया। 16 सितंबर 1971 को भारत की मदद से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए।
या यूँ कहिए कि बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में दुनिया के नक्शे पर उभरा। इसके बाद जो स्वतंत्रता आंदोलन था वहाँ का, उस आंदोलन से जो देश निकला उसकी कमान शेख मुजीबुर रहमान ने संभाली। 1971 में वे देश के पहले प्रधानमंत्री बने, 1975 में राष्ट्रपति पद संभाला। लेकिन 15 अगस्त 1975 को सेना के एक धड़े ने तख्ता पलटकर उनकी और उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों की हत्या कर दी। मुजीब की हत्या के बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य दखल का दौर शुरू हुआ। इस दौरान कई पुरुष नेता प्रधानमंत्री बने, लेकिन स्थिर शासन वे नहीं दे पाए। वे कौन कौन से प्रधानमंत्री रहे, पहले उनका जिक्र मैं आपके सामने करना चाहता हूं। और अब ये वॉल पे आप देखिएगा, ये ताजुद्दीन अहमद, मोहम्मद मंसूर अली, शाह अजीजुर रहमान, मिजानुर रहमान चौधरी, काजी जफर अहमद, ये बांग्लादेश के अलग अलग समय प्रधानमंत्री रहे। 72 से 73 1 साल, 73 से 75 2 साल, 79 से 82 3 साल, 86 से 88 2 साल, 89 से 90 1 साल, यानी कि 2 साल 1 साल 2 साल 1 साल के ही प्रधानमंत्री रहे जितने भी पुरुष प्रधानमंत्री हुए। और उनके प्रधानमंत्रियों की स्थिति वहाँ की सरकारों ने या फिर सरकारों के दस्तावेज़ों को संभालने वाले विभागों ने किस तरीके से संभाला है, इन फोटोग्राफ से आप समझ गए होंगे। गूगल पर जा करके बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की तस्वीर आप ढूंढेंगे तो बहुत ही हेजी और ब्लर्ड मिलती हैं। अब ये 1-2 साल के मर्द थे, लेकिन शेख हसीना और खालिदा जिया, इन दोनों के बीच में राजनीतिक मुकाबला शुरू हुआ। दोनों के समर्थकों का मानना रहा है कि मजबूत, निर्णायक और जनाधार वाला नेतृत्व महिलाओं ने ही बांग्लादेश में दिया। ऐसे में तारिक रहमान की एंट्री सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि राजनीतिक सांस्कृतिक या राजनीतिक संस्कृति में बदलाव भी है। चुनाव नतीजों को अगर आप ध्यान से देखें तो भले ही जमात को हार मिली हो, लेकिन उसकी जीत उन इलाकों में हुई जो भारत के लिए चिंता हैं। और मैंने आपको फिर से दोहरा रहा हूं कि सतखीरा, कुश्तिया, खुलना बेल्ट और रंगपुर, इन इलाकों में जो पश्चिम बंगाल और असम के आसपास या लगते हुए इलाके हैं बांग्लादेश के, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नज़दीक के, वहाँ जमात मजबूत ताकत की तौर पर उभरी है। और ये भारत की चिंता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब 2 बातें हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। वहां अमेरिका चाहता है कि तारिक रहमान की जो नई सरकार आ रही है उस सरकार के साथ हम संबंध बेहतर करें। जो डिफेंस डील या फाइटर जेट्स F-17 की डील चीन के साथ, J-17 की डील चीन के साथ बांग्लादेश कर रहा है, उस डील को हम रोकें और सामरिक मदद, लड़ने के यानी कि जो सैनिक युद्ध के सामान होते हैं, सैन्य साजो सामान, वो सारा सामान अमेरिका दे, हर तरह की मदद दे। क्योंकि चीन, हिंदुस्तान से बांग्लादेश का जो रिश्ता ख़राब हुआ तो चीन वहाँ घुस गया है। तो बांग्लादेश के भीतर आप देखेंगे ये चीन, अमेरिका और भारत। चीन ने हिंदुस्तान से रिश्ते खराब होने के बाद बांग्लादेश के भीतर अपना दखल बढ़ाया। लालमुनेर हाट जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ठीक नज़दीक है, वहाँ एक एयर स्ट्रिप या एयरपोर्ट मान के चलिए, एयरबेस वहाँ तैयार हो रहा है और उसमें चीन है। ड्रोन बनाने वाली एक कंपनी वो भारत से लगने वाली सीमा के नज़दीक ही चीन खोल रहा है। बांग्लादेश के कई हिस्सों में इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन का इन्वेस्टमेंट है। चूँकि वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी के तहत बांग्लादेश भी आता है, इसलिए चीन वहाँ लगातार घुसता चला जा रहा है। और हिंदुस्तान से जैसे रिश्ते ख़राब हुए उसके लिए वहाँ जगह मिल गई। लेकिन तारिक रहमान की सरकार के आने के बाद से अमेरिका ये मान रहा है कि हमारे लिए अब हालात को, स्थितियों को संभालना और चीन को बांग्लादेश से दूर करना आसान हो जाएगा। और वहाँ जो क्रिस्टेंसन अमेरिकी राजदूत बांग्लादेश में हैं, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि
चीन के प्रभाव को हम ख़त्म करेंगे जो बांग्लादेश में है, और ट्रंप प्रशासन ये चाहता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बेहतर हों। साउथ एशिया में स्थिरता के लिए, शांति के लिए इन दोनों देशों का संबंध बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि भारत और बांग्लादेश का। और अमेरिका को पता है कि इस इलाके में अगर चीन को काटना है तो हिंदुस्तान की ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि चीन अगर किसी के ज़रिए रोका जा सकता है इस इलाके में तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है। इसलिए अमेरिका भी नई सरकार को लेकर के अपनी नई नीति तैयार कर रहा है, और उस नीति के तहत वो नई सरकार के साथ अपने रिश्ते बनाना और बांग्लादेश को समर्थन देना, कई तरह के प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश के साथ शुरू करना, चीन को उसको धीरे धीरे हाशिए पर ले जाना, और हिंदुस्तान बांग्लादेश के साथ रिश्तों को बेहतर करवाना अमेरिकी सरकार की भी प्रायोरिटी में है। भारत के इतिहास में